आ रहे हैं और लोग। चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। कल हमने फंक्शंस डिफाइन किए थे फ्रॉम सी टू सी। इन फंक्शंस को हम w इज इक्वल टू एफ जेड ऐसे डिनोट करेंगे, वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड w इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो अगर मैं z को x प्लस आयोटा y लिखता हूँ तो w मेरा f ऑफ x प्लस आयोटा y हो जाएगा, और इसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे उसको हम u और v से डिनोट करेंगे, वेयर ऑफ कोर्स u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो हमारे लिए जो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है w इज इक्वल टू एफ जेड, दैट इज रिटन एज u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई। ठीक है, वेयर z इज x प्लस आयोटा y, राइट। तो x और y z के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, वेयर एज u एंड v जो है वो w के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। सो दिस इज द नोटेशन वी डिफाइंड इन द लास्ट क्लास। एक दो एग्जांपल्स भी किए थे इसके। ओके, तो इज दिस ओके? यहाँ तक क्लियर है? यस नो कुछ बोल दिया करो तुम लोग। Yes, sir. ओके ओके, अब दो चीजें हैं, दो तरह से हम अप्रोच करेंगे। एक तो ये कि एफ जेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफ जेड्स जैसे पॉलिनोमियल्स, रैशनल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सब चीजें डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो इन दैट सेंस व्हाट वी कॉल एज कि वी विल डिफाइन what we call as elementary complex functions. ठीक है, we'll define what we call as elementary complex functions. elementary में आपके पॉलिनोमियल्स भी आ गए, ठीक है, रैशनल्स आ गए, एक्सपोनेंशियल आ गए, लॉग आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट्स आ गए। एक्सपोनेंट्स समझते हो आप, आई थिंक 1 raised to power of another। ठीक है, तो दीज आर ऑल एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। एक तो अभी तक हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं अवेलेबल, जैसे रियल में तो हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल थे, अभी तो हमें पहले एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डिफाइन करना है कि हम उसको डिफाइन किस तरह से करते हैं। तो विल बी डिफाइनिंग, जैसे मैंने कल एफ जेड को डिफाइन किया था, एफ जेड इज इक्वल टू जेड को डिफाइन किया था एज एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसमें u आपका x था और v आपका y था। सिमिलरली हमने एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिफाइन किया था एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2xy। तो इसमें आपका जो u एक्स वाई था दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v एक्स वाई दैट वाज 2xy। तो ये आपकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर z स्क्वायर, दिस इज द डेफिनेशन फॉर z। तो डिफाइन करने का मतलब है कि हम उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, तो हम इन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। The other thing which we would be obviously doing is to study the properties of these complex functions. तो प्रॉपर्टीज में प्राइमरीली हम इनके डोमेन रेंज स्टडी करेंगे। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट तो डोमेन और रेंज है। ठीक है,
उनमें से भी डोमेन इज मोर इम्पोर्टेंट। रेंज तो आपको पता है कि ना भी पता हो तो हम कोड में से काम चला लेते हैं। द सेकंड थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज टू टेल कि उनकी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। फिर उनका डेरिवेटिव कहाँ का एग्जिस्ट करता है, एंड फाइनली देयर इंटीग्रेशन एंड देन देयर प्रॉपर्टीज। तो टू स्टार्ट विद हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेशन हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो इससे पहले हम इन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डिफाइन करें, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डिफाइन करें और उनकी फिर प्रॉपर्टीज को फर्दर स्टडी करें कि लिमिट, क्वांटिटी और डेरिवेटिव होता क्या है। तो वी नीड टू नो कि इनकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो वी नीड टू नो दैट गिवन, ठीक है, w इज इक्वल टू एफ जेड, ठीक है, वेयर f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, वेयर a is a subset of complex numbers and b is also a subset of complex numbers. That's how generally a function is. तो हम लिमिट की बात कैसे करते हैं, हम कॉन्टिन्यूटी की बात कैसे करते हैं, ठीक है, और हम डेरिवेटिव की बात कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के केस में। उसके बाद एग्जांपल्स की बात हम बाद में करेंगे। पहले हमें इन चीजों को डिफाइन करना कि व्हाट एक्चुअली लिमिट इज, व्हाट एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी इज एंड व्हाट एक्चुअली डेरिवेटिव इज, ठीक है। आपको पता है कि इन सब में से द लिमिट जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दैट्स द बिल्डिंग ब्लॉक। बाकी सब कुछ लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स हम डेफिनेशन बाद में यूजुअली यूज नहीं करते हैं, बट देन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स इज लिमिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिमिट। तो व्हाट वी नीड टू नाउ डिफाइन इज कि अगर मेरे पास w इज इक्वल टू एफ जेड है, ठीक है, तो व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग कि इसकी जो लिमिट है दैट इज से w नॉट इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन्स, ठीक है, व्हाट डज दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है। तो अब इसमें आप एक चीज देखो, जो आपका, अगर ये मैं एक्स वाई लेता हूं तो आपका जेड नॉट एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, और अगर मैं यू वी लेता हूं यहाँ पे डब्ल्यू के लिए तो आपका डब्ल्यू नॉट यहाँ पे लाई करेगा। यू अंडरस्टैंड, जेड नॉट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डब्ल्यू नॉट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड नॉट के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है उनको मैं एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करूंगा, और जो डब्ल्यू नॉट के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है उनको मैं ऑफकोर्स यूवी प्लेन में प्लॉट करूंगा। इज दैट ओके? डब्ल्यू और नॉट के इमेजिनरी पार्ट्स को यूवी प्लेन में, क्योंकि that's how I'm writing it, that's how I'm writing fz to be u plus iota b. तो नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि इसका मतलब क्या होता है, कि इस लिमिट का मतलब क्या होता है। अब इसमें भी दो चीजें करनी है हमें। एक तो इसकी डेफिनेशन, which you know is most of the times not of any consequence. Of course consequence है, consequence इस सेंस में कह रहा हूं, is not of a consequence while calculating limits. कैलकुलेशन पोर्शन में हम यूजुअली डेफिनेशन को यूज कम करते हैं, बहुत रेयर करते हैं, बट स्टिल चीजों को डिफाइन तो हमें करना ही पड़ेगा। The second, of course, important thing is कि once we know the definition of limits, how do we actually calculate limits? तो कैलकुलेशन पार्ट, तो दोनों पार्ट्स चाहिए हमें, एक तो डेफिनेशन पार्ट, द अदर इज कैलकुलेशन पार्ट। आपके लिए ऑफ कोर्स फॉर द मोमेंट द कैलकुलेशन पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, बट स्टिल वी नीड टू डिफाइन थिंग्स। तो डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी अब तक आप लिमिट्स की डेफिनेशन करते आए हो, सिर्फ फर्क इतना है कि द ज्योमेट्री हैज चेंज्ड। पहले आप R2R करते थे या R2R करते थे, अब आप C2C कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, बस इतना फर्क है। आइडिया वही है, द सेट्स हैव चेंज्ड, ठीक है, द कंटेक्स्ट हैज चेंज्ड, द ज्योमेट्री हैज चेंज्ड, द रिमेनिंग आइडिया इज द सेम। तो कैन यू टेल मी कि मैं इस चीज को किस तरह से डिफाइन करूं। मतलब आई नीड टू डिफाइन limit of fz as z approaches z naught, I'm calling that to be w naught, ठीक है। ये आपका z naught हो गया, ये आपका w naught हो गया, ठीक है। चलो मैं आपके लिए डेफिनेशन लिखता हूँ। फॉर एवरी epsilon
neighborhood of W naught, there exists a delta neighborhood of Z naught such that, ठीक है, ये आपका W naught का एप्सिलॉन नेबरहुड है, ये आपका Z naught का डेल्टा नेबरहुड है. Corresponding to every neighborhood here, you should be able to find a neighborhood here such that whenever mod of Z minus Z naught is less than delta is greater than 0, then this implies that mod of Fz minus W naught is less than epsilon. वही डेफिनेशन जो हम कल भी हमने लिखी थी, जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए भी होती है, जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए भी होती है, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी होती है. सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो चीज है और ये जो चीज है, जो ये नेबरहुड्स हैं, ये अब यहाँ पे दोनों सर्कल्स हो गए, क्योंकि हम C2C कर रहे हैं. C2C का मतलब है R2 to R2 कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे Z नॉट का नेबरहुड हो गया और ये यहाँ पे W नॉट का नेबरहुड हो गया. अगर हम रियल्स टू रियल्स करते हैं तो उस केस में जो दोनों नेबरहुड्स होते हैं वो इंटरवल्स होते हैं. अगर हम R2 to R करते हैं तो हमारा इधर सर्कल होता है और इधर इंटरवल होता है. इसमें इधर भी सर्कल है और इधर भी सर्कल है. द बेसिक आइडिया इज द सेम, that as we are close to Z naught, the image should be close to W naught, except possibly at the point Z naught. अगर हम लिमिट की बात करते हैं तो Z naught जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, उस पे हो सकता है फंक्शन डिफाइंड भी ना हो. तो I'm not going to elaborate much on this definition, क्योंकि मुझे जहां तक समझ आ रही है कि आप R2 to R वाली डेफिनेशन के साथ भी कंफर्टेबल नहीं थे, आपने रियल लाइन टू रियल लाइन वाली डेफिनेशन के साथ भी इतने कंफर्टेबल नहीं थे. ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह की डेफिनेशन है. तो आई डोंट नो if you're comfortable with this or not, but chalo, anyway, I needed to define it because that is what the definition is, even if we use it or not use it. But that's it. But the next important thing जो आपको definitely use करनी है और जो expect करूंगा मैं कि आपको आती भी होगी, वो ये है कि how do we calculate limits. ठीक है, how to calculate limits. तो अगर मैं ये बात करता हूँ कि मेरे पास fz दिया हुआ है और z अप्रोचेस z नॉट है, तो मैं इस लिमिट को कैलकुलेट कैसे करूंगा. कैलकुलेशन पोर्शन इज comparatively easy and easy to understand, maybe easy to calculate. What I do is मैं z नॉट को अगर x नॉट प्लस आयोटा y नॉट लिखता हूँ और fz को एज uxy प्लस आयोटा vxy लिखता हूँ. ठीक है, अब ये देखो जो u और v है, they are functions from R2 to R, if you understand. वैल्यूज रियल है इनकी, डिफाइंड R2 पे है. So the result is, and that's an important result which we'll be using to calculate these limits. The result is that limit fz as z approaches z naught exists if and only if, ठीक है, limit of uxy as
xy approaches x naught y naught, and limit of both of them vxy as xy approaches x naught y naught, both of them exist, and in this case the limit of fz as z approaches z naught is equal to limit of uxy as xy approaches x naught y naught plus iota times the limit of vxy xy approaching x naught comma y naught. तो द आइडिया है इसकी रियल पार्ट की अलग से और इमेजिनरी पार्ट की अलग से अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, एंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज द लिमिट ऑफ द रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स द लिमिट ऑफ द imaginary part. So if you understand this, this is the important thing. This is how you actually calculate limits. Just see मैंने अभी तक क्या किया है मैंने, and then let me know if you have any doubts or questions. Do you understand this? कुछ बोल दो. Okay. No reply. Chalo. I'll continue. What about continuity? Fz is said to be continuous at z naught if limit of fz as z approaches z naught is equal to, what should I write? f of z naught. F of z naught precisely. तो अगर मेरा fz जो है that is u plus iota v, ठीक है, that's of course uxy plus iota vxy, and I write my z naught as x plus iota y, y naught. Then what is the condition for continuity in terms of u and v?
अगर मैं u की लिमिट की बात करता हूँ, और v की लिमिट की बात करता हूँ, तो ये क्या होनी चाहिए? और अगर ये लिमिट जो भी आती है, देन व्हाट अबाउट द लिमिट ऑफ एफ जेड एज जेड अप्रोचेज जेड नॉट, ये किसके बराबर होनी चाहिए? क्या लिखूँ मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी के लिए? What should I write for continuity? Sir, u of x naught, y naught, and v of x naught and y naught. Precisely. And what should I write over here? ठीक है? Got it? तो ये आपकी लिमिट की बात थी। ठीक है, ये डेफिनेशन है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट लिमिट्स, एंड देन दिस इज फॉर कंटिन्यूटी। चलो आज यहीं स्टॉप करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, बट लेट्स स्टॉप हियर। डेरिवेटिव की बात कल करेंगे, फिर एग्जांपल्स करेंगे। जाओ, हो सके थोड़ा रिस्पॉन्स देना।